हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एजुकेशन अड्डा MP 35। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता के बारे में, उसकी प्रस्तावना, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता। दोस्तों, यह कक्षा 11 और 12 तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक मानी जाती है। दोस्तों, जब 1857 में लाहौर और कराची के बीच रेलवे लाइन के लिए खुदाई की गई। किनके द्वारा खुदाई की गई थी? जॉन ब्रेंटन व विलियम ब्रेंटन। जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन, इनके द्वारा रेलवे लाइन का काम किया जा रहा था। तो खुदाई के दौरान दो महानगर मिले, जिनमें एक था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। तो दोस्तों, इनकी खोज राखलदास बनर्जी और डॉक्टर दयाराम साहनी 1921 या 1922 में की थी। दोस्तों, सिंधु सभ्यता की जो कार्बन 14 विधि कार्बन 14 विधि। दोस्तों, कार्बन 14 विधि एक वैज्ञानिक विधि है जिससे कि जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है कि यह कितना पुराना जीवाश्म है। तो C14 या कार्बन 14 विधि के अनुसार सिंधु सभ्यता की जो निर्धारित तिथि है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व और कहीं कहीं 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसकी निर्धारित तिथि है। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता कब 1857 में लाहौर और कराची के बीच, यह भी सभी को पता होगा। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुत कोडरा बलूचिस्तान पूर्वी पुरास्थल इंडियन नदी के किनारे है दोस्तों। और दोस्तों, सिंधु सभ्यता से 6 प्रमुख नगर मिले हैं, जिनमें दोस्तों मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। और दोस्तों, एक और मिलता है चहुंदड़ो।
ये दोस्तों सिंधु सभ्यता। और दोस्तों जो सिंधु सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल है, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है दोस्तों। और इसका जो क्षेत्रफल फैला है वो त्रिभुज आकार में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल फैला था। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। और लोथल भी प्राप्त होता है दोस्तों। लोथल एक बंदरगाह है दोस्तों जो भोगवा नदी के किनारे है। चहुंदड़ो से दोस्तों लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्तियाँ मिली हैं। और विशाल स्नानागार भी दोस्तों मिला है मोहनजोदड़ो से, जो कि विशेष अवसरों के लिए बनाया गया होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है दोस्तों। एक बात और बता दूं दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। और एक बात और दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। और घोड़े की जो हड्डियां मिली हैं दोस्तों वो सुतकोतड़ा नामक स्थान से मिली हैं दोस्तों। घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली दोस्तों? सुतकोतड़ा नामक स्थान से घोड़ों की हड्डी मिली है दोस्तों। मोहनजोदड़ो से एक पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिलती है, जिसमें हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है, जिसमें सिंधु सभ्यता के लोग तथा इतिहासकारों ने उसे पशुपतिनाथ की संज्ञा दी है। और एक बात और दोस्तों, मनके बनाने का कारखाना भी कहाँ से मिला है दोस्तों? चहुंदड़ो से प्राप्त हुआ है दोस्तों। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसमें लोगों के 2 मंजिला भी घर हुआ करते थे दोस्तों, बहुमंजिला भी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, पक्की मकानों में रहते थे ये सब दोस्तों। सबसे जो प्रमुख बात है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार से परिचित नहीं थे दोस्तों। और कोट दीजी नामक स्थान से दोस्तों, कोट दीजी नामक स्थान से बहुत संख्या में अग्नि वेदिका मिली हैं। अग्नि वेदिका प्राप्त हुई हैं कोट दीजी नामक स्थान से। दोस्तों ये तो आप हो गई जानकारी इसकी प्रस्तावना की सिंधु सभ्यता में कहाँ से कैसे खोज हुई, क्या ये सब। अब दोस्तों सिंधु सभ्यता, अब बात करेंगे सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन। सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन, ये दोस्तों कक्षा 11 और 12 में भी पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन। तो दोस्तों पहला रहन सहन, दूसरा दोस्तों खान पान, रहन सहन खान पान हो गए दोस्तों। और इसके बाद आता है दोस्तों वस्त्र एवं आभूषण। दोस्तों ये सब मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ और इनकी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और दोस्तों स्त्रियों की दशा
स्त्रियों की दशा और मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन तो दोस्तों रहन सहन। पहला आता है दोस्तों रहन सहन। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता मानी जाती थी, जहाँ के लोग पक्के मकान एवं बहुमंजिल में भी रहते थे। नगर में सड़कों का जाल बिछा था दोस्तों। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और ढकी हुई नाली रहती थी और पक्की नाली रहती थी दोस्तों। अब आता है दोस्तों दूसरा खान पान। तो दोस्तों खान पान में सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। भोजन का प्रयोग करते थे। अनाजों में चावल, गेहूँ, राई, तिल, मटर एवं विशेष अवसरों पर शहद का प्रयोग करते थे दोस्तों। अब आता है दोस्तों वस्त्र एवं आभूषण। सिंधु सभ्यता के लोग आभूषणों के काफ़ी शौकीन थे। उत्खनन के दौरान भारी मात्रा में आभूषण प्राप्त हुए हैं तथा खुदाई से प्राप्त मूर्तियों को भी आभूषण को पहनने दिखाया गया है दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोगों को वस्त्र एवं आभूषण पहनने का काफ़ी शौक था दोस्तों। स्त्रियों की दशा। सिंधु सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी, क्योंकि उत्खनन के द्वारा एक मूर्ति नारी की प्राप्त हुई है, जिसमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते रहे होंगे। और दोस्तों मनोरंजन में आखिरी जो अंतिम आता है दोस्तों मनोरंजन के साधन। तो सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए पशु की दौड़, जुआ, आखेट और शतरंज जैसे खेल खेलते थे तथा मछली पकड़ना भी इनका मनोरंजन था। अब आता है दोस्तों सिंधु वासियों का आर्थिक जीवन। सामाजिक जीवन हो गया, अब आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन आर्थिक जीवन में दोस्तों कृषि एवं पशुपालन। आर्थिक जीवन में दोस्तों क्या आता है? कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन और दोस्तों व्यापार। कृषि एवं पशुपालन, व्यापार। व्यापार के बाद दोस्तों उद्योग धंधे। उद्योग धंधे, उद्योग, मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था, माप तौल के पैमाने। माप तौल के पैमाने। दोस्तों आप सुनते जाइए, माप तौल के पैमाने। तो दोस्तों आर्थिक जीवन में सिंधु सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों, वो सिंधु कृषि भी करते थे। खेती में धान, गेहूँ, तिल, राई, मटर इत्यादि फसलों का उगाते थे। कृषि में के साथ साथ वे पशुपाल भी करते थे, जिसमें बकरी, भेड़, भैंस, बैल इत्यादि पालन करते थे। और वे घोड़े से अपरिचित था, जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों। व्यापार, इसके बाद आता है दोस्तों व्यापार। तो सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय व्यापार भी माना जाता है। यहाँ के व्यापारी मेसोपोटामिया एवं रोमन सभ्यता से व्यापार करते थे। व्यापार मुख्यतः जल मार्ग के द्वारा होता था। इसीलिए दोस्तों मैंने बताया कि जो लोथल है वो एक बंदरगाह था जो गुजरात में है, भोगवा नदी की तट पर। तो उसी के माध्यम से दोस्तों जल के माध्यम से व्यापार करते थे। उद्योग धंधे, हड़प्पा सभ्यता में छोटे छोटे उद्योग धंधे काफ़ी प्रचलित थे दोस्तों, जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, दस्तशिल्प का सामान अधिक बनाया जाता था। चूड़ियाँ एवं मनके बनाने के कारखाना भी प्रचलित थे। मुद्रा व्यवस्था, सिंधु सभ्यता में दोस्तों मुद्रा का प्रचलन भी था। मुद्रा शैल खाड़ी की बनी होती थी। एक धातु होती है दोस्तों शैल खाड़ी की बनी होती थी। मुद्रा के प्रचलन से व्यापार में काफ़ी तेजी आ गई। और माप तौल के पैमाने, आखिरी आता है दोस्तों आर्थिक जीवन में माप तौल का पैमाना। तो हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन के दौरान बड़ी संख्या में माप तौल के पैमाने मिले, जो 16 के अनुपात में है। पैमाने शीश की बनी होती थी। तो दोस्तों ये आपने पढ़ा सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन। अब दोस्तों पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता
दोस्तों जो सिंधु सभ्यता है दोस्तों, अब आया सिंधु आर्थिक जीवन हो गया दोस्तों, सामाजिक जीवन हो गया। अब देखते हैं धार्मिक जीवन। क्या दोस्तों, सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन, ये दोस्तों हेडिंग है। यदि आप पेपर में लिखते हैं और आप कक्षा 11 या 12 में पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप इस प्रकार से, और या बीए के भी काम में आ सकता है दोस्तों। तो धार्मिक जीवन में दोस्तों ये इसकी आप हेडिंग में भी लिख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता, वही इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो इसके पॉइंट है दोस्तों, पहला है दोस्तों मातृ देवी की उपासना। जैसे मैंने दोस्तों आपको पहला बताया है कि सिंधु सभ्यता मातृ प्रधान नगर था, जिसमें नारियों का सम्मान किया जाता था। मातृ देवी की उपासना। दूसरा दोस्तों शिव पूजा भी दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। शिव पूजा, वृक्ष पूजा भी करते थे दोस्तों। वृक्ष पूजा, अभी मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। नांग पूजा दोस्तों, ये धार्मिक जीवन दोस्तों। तो दोस्तों मातृ देवी की उपासना, हड़प्पा सभ्यता से खुदाई के दौरान एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें जिसके हाथों में कालिप लगी है दोस्तों। जैसे हाथों में कोई दिया रख ले तो उसके हाथ में कालिप लग जाती है ना, काला काला बन जाता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों कालिप लगी है, और वो स्त्री खुले बालों वाली दिखाई दे रही है, जिससे मातृ देवी की उपासना, और पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग इनकी पूजा करते रहे होंगे। दोस्तों शिव पूजा, जैसा मैंने बताया मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है, और एक योगी है, मतलब एक योगी को शांत मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसके चारों ओर हाथी, शेर, गेंडा और भैंसा जैसे जानवर बैठे हैं। उसे पशुपति का रूप माना गया है। तो शिव पूजा भी हो गया। अब वृक्ष पूजा, हड़प्पा सभ्यता के लोग पीपल, बरगद, आम की पूजा भी करते थे, क्योंकि इन वृक्ष चबूतरे के ऊपर दिखाया गया है। यानी कि एक वृक्ष लगा है दोस्तों, उसी के चौतरा या कुछ स्थान बना देते थे। तो इतिहासकारों ने इन्हें क्या बताया कि सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। अब आता है दोस्तों नांग पूजा। तो दोस्तों नांग पूजा में लोथल से एक ताबीज मिली है दोस्तों, जिसके दोनों तरफ नांगों को चबूतरे पर लेटे हुए दिखाया गया है, और दूध पीते भी दिखाया गया है, जिसे लोगों ने नांग पूजा का साक्ष्य माना है। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, ना तहबीज मिली है दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता के लोग अंधविश्वास में भी आस्था रखते थे दोस्तों, ये भी आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों आखिरी इस पूरा टॉपिक सिंधु सभ्यता का आता है। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण दोस्तों, आप पेपर में जब भी लिखा करिए तो पहले थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर उसमें अच्छी ऐसी हेडिंग बना लीजिए, फिर इस साइड अच्छे पॉइंट बना बना के लिखिए दोस्तों, आपको बेहतर नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के पतन के कारण यह अत्यंत बड़ी आश्चर्य की बात मानी जाती है दोस्तों, कि इतनी बड़ी सभ्यता का, जितनी बड़ी सभ्यता थी, इसका आखिर पतन कैसे हो गया। अब दोस्तों विभिन्न विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अपने अपने इतिहासकार अपनी अपनी राय देते हैं और अपनी अपनी तर्क देते हैं। तो दोस्तों पहला तर्क है दोस्तों बाहरी आक्रमण द्वारा। बाहरी आक्रमण द्वारा दोस्तों, ये पहला तर्क है दिया है दोस्तों, बाहरी आक्रमण द्वारा। और दोस्तों जो दूसरा है दोस्तों, वो है नदियों का मार्ग परिवर्तन। क्या दोस्तों, नदियों का मार्ग परिवर्तन दोस्तों, अभी भाई दूज चल रहा है दोस्तों, मिठाई खा ली तो जुकाम सा हो गया है। तीसरा है दोस्तों बाढ़ द्वारा।
और दोस्तों चौथा है मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी। मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी। तो दोस्तों बाहरी आक्रमण द्वारा। कुछ इतिहासकारों का मानना है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ है वो बाहरी आक्रमण द्वारा हुआ है, लेकिन कुछ इतिहासकारों इस इतिहास कार्य से पूर्णतः गलत बताते हैं कि यह ऐसा नहीं है। यदि बाहरी आक्रमण द्वारा सिंधु सभ्यता का पतन होता तो भारी मात्रा में औजार और हथियार प्राप्त होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, तो ये तर्क गलत माना जाता है। लेकिन दोस्तों आप पेपर में इसको भी लिख सकते हो। दूसरा दोस्तों नदियों का मार्ग परिवर्तन। दोस्तों कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नदियों के मार्ग के परिवर्तन के द्वारा हुआ होगा। सभ्यता का विनाश हो गया नदियों के परिवर्तन के द्वारा, इतने बड़े नगर का विनाश हो गया। तीसरा है दोस्तों बाढ़ द्वारा। इतिहासकार मार्शल जैसे इतिहासकारों का मानना है दोस्तों, क्या दोस्तों मार्शल में लिख ही देता हूँ दोस्तों। मार्शल जैसे इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का जो पतन या विनाश बाढ़ के द्वारा हुआ है, क्योंकि खुदाई के दौरान रेत की 7 परतें मिली हैं दोस्तों। कि 7 परतों का मतलब दोस्तों कि ये नदी है दोस्तों, और ये बसा है दोस्तों इतना नगर है दोस्तों। तो ये कभी यहाँ बाढ़ आई, कभी यहाँ धीरे 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 कभी यहाँ पूरा बह गया। तो 7 परतें मिली हैं दोस्तों, और इसीलिए मार्शल जैसे इतिहासकार सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ के द्वारा बताया गया है। तीसरा है दोस्तों मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी। दोस्तों एफ कैनेडी जैसे इतिहासकार, दोस्तों मैं लिख ही देता हूँ, एफ कैनेडी जैसे इतिहासकार सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण मलेरिया जैसे भयंकर बीमारी को बताया है, क्योंकि हड़प्पा से प्राप्त एक कंकाल मिला है। क्या मिला है दोस्तों? हड़प्पा से क्या मिला है? कंकाल। हड़प्पा से एक कंकाल मिला है। कंकाल का मतलब होता है दोस्तों हड्डियों का ढांचा। तो दोस्तों एक हड्डियों का ढांचा मिला है, प्राप्त हुआ है, जिसमें मलेरिया जैसे लक्षण बताए गए हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता का पतन मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी के द्वारा हुआ होगा, लेकिन अधिकतर दोस्तों बाढ़ के द्वारा, कई इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ के द्वारा ही हुआ होगा। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट लिखना है, फिर मैंने इसकी डिटेल भी आपको बता दी है। आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे दोस्तों, और आप अपनी पढ़ाई को दोस्तों बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों।